से ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वकास, आप देख रहे हैं वकास फराही यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज जो सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये कि दिल्ली में जो आज मीटिंग चल रही थी, मोदी हुकूमत ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें कश्मीरी रहनुमाओं को बुलाया गया था ताकि जो तनकीद की जा रही है हिंदुस्तान पे, ख़ास तौर से ह्यूमन राइट की जानिब से बहुत से मुल्कों में ये कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान जो है कश्मीरियों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, जुल्म ज़्यादती कर रहा है। इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई थी ताकि ये जो है कलंक और ये जो मामला चल रहा है इसको दफ़ा किया जाए। और दूसरी तरफ मोईद यूसुफ जो कि पाकिस्तानी NSA हैं और अजीत डोवाल की मीटिंग इसी ताल्लुक़ से, यानी कश्मीर के ताल्लुक़ से आज तजाकिस्तान में होने जा रही है। और इसमें जो है इस मीटिंग में कश्मीरी रहनुमाओं के कश्मीरी रहनुमा ज़्यादातर मौजूद थे। सिर्फ हुर्रियत पसंद, यानी कि हुर्रियत पसंद को जो है वो अपने आप को कहते हैं, जबकि यहाँ की हिंदुस्तानी सरकार उनको दहशतगर्द कहती है। जो एक आज़ाद स्टेट की बात करते हैं उनको भी पैगाम नहीं दिया गया था और वो आते भी नहीं, क्योंकि उनका यही कहना है कि हम जो है मतलब हम कोई बातचीत नहीं करना चाहते, हम सिर्फ आज़ादी चाहते हैं। और जबकि दूसरी तरफ जो लोग हैं जैसे ग़ुलाम नबी आज़ाद और फ़ारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, ये सारे लोग मीटिंग में शरीक हुए थे और इसमें तकरीबन 14 लीडर थे और उन सभी ने शिरकत की। लेकिन मामला जो था, नतीजा कोई बहुत ज़्यादा इत्मीनान बख्श नज़र नहीं आ रहा है। उसकी वजह ये है कि जो मोदी हुकूमत है, जो इंडियन हुकूमत ने ये फ़ैसला दिया है कि 3 सूबे बंटने जा रहे हैं, एक कश्मीर, लद्दाख और जम्मू, तीनों को सूबा बनाया जाएगा और डेमोक्रेसी के हिसाब से जो है कश्मीर को मैनेज किया जाएगा। क्योंकि जो है इनका कहना है कि जमहूरियत की वजह से तरक्की भी होगी और इस तरह अगर हम उसको वही स्टेटस दे रहे हैं जो पहले था तो उससे कश्मीरी अवाम का कोई भला नहीं होना है, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। इसलिए हम कर रहे हैं। और जो लीडर थे, कश्मीरी लीडर, वो तो गैर मुतमईन, देखें उनकी वही बात पुरानी वाली थी कि हम 370 और 35A आर्टिकल की वापसी चाहते हैं, यानी जो पुराना आइन था उसको फिर से बहाल किया जाए। हम इससे मुतमईन नहीं, हम इससे खुश नहीं हैं। लेकिन फिर भी उनके रुझान से ऐसा लगा कि वो जो है इस बात पर राज़ी हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और जो भी डेमोक्रेसी के हिसाब से जो फैसला होगा उस पर वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बात ज़रूर कह दी कि हम फिर से उसकी बहाली चाहते हैं, आइन की बहाली। और इस फैसले की जो सबसे बड़ी वजह है, मतलब कि एक बार ऐसा किया कि सबको बंद कर दिया जेल में और फिर पूरा लॉकडाउन, और फिर अचानक ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी सबसे जो बड़ी वजह है कि चीनी प्रेशर LAC पे ज़्यादा बढ़ गया। कल ही CDS ने बयान दिया था, विपिन रावत ने कहा कि चाइना ने S-400 लाकर खड़ा कर दिया है LAC पे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। इसलिए जो है मुनासिब भी यही था और जो है अमेरिका की भी यही ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान किसी भी तरीके से किसी और मामलात में ना उलझा रहे, यानी कश्मीर को लेकर वो उलझा ना रहे। और उसको ये भी दिखाना था, अपना ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन भी बनना है, ताकि वो ये बता सके दुनिया के कि जो हमारे इत्तेहादी हैं हम उसको भी नहीं छोड़ते, हम उनसे भी इंसाफ करवाते हैं और ऐसा ये हमारा फ़ैसला है। तो इसलिए अमेरिका का भी दबाव था कि ये जो है कश्मीर मामले को हल किया जाए, इसलिए ये मीटिंग बैठी थी। और अमेरिका के पास जो है वक्त इतना कम है कि अगर वो ये काम नहीं करता तो शायद अगर हिंदुस्तान इसी में उलझा रहे, कश्मीर और पाकिस्तान में, तो अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव है, यानी चीन जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो
उसका हदफ पूरा नहीं हो पाएगा और काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी चंद दिनों पहले सुहेल शाहीन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि तुर्की से हमें इस बात की उम्मीद है कि तुर्की जो है इसमें काबुल में एयरपोर्ट में दिलचस्पी नहीं लेगा और अफ़गानिस्तान में दखलंदाजी नहीं करेगा। और पाकिस्तान के जो जनरल हैं बाजवा साहब, वो तुर्की गए हैं और इसी के लिए ख़ास तौर से गए हैं ताकि तुर्की को ये समझाएं कि देखो अमेरिका के ट्रैप में आप ना आओ, अमेरिका को किसी भी तरीके से अमेरिका की रहनुमाई ना करो और नेटो के इत्तेहादी बनकर अमेरिका की बात ना मानो और अफ़गानिस्तान में किसी भी तरीके पर आप दखल अंदाज़ी ना देना और अपनी फोर्स लेकर ना जाना। अगर आपने ऐसी गलती की तो एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो उम्मत मुस्लिमा यानी मुस्लिम कंट्री है वो आपस में बढ़ जाएंगी और हमारा जो सबसे बड़ा मामला है तुर्की और तालिबान पाकिस्तान का जो इत्तेहाद है उसमें भी जो है दिक्कत आएगी, वो भी ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। इसलिए अमेरिका ने ये कोशिश की कि किसी भी तरीके से वो जो है कोशिश कर रहा है कि कहीं भी सेंट्रल एशिया में या अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द कहीं भी उसको एयर बेस मिल जाए कि वो अपना काम करे, लेकिन ऐसा मुमकिन दिख नहीं रहा है। तो उसने ये सोचा कि अब ये जो मैं पैतरा चलूँ कि इधर कश्मीर मुद्दे को मैं हल कराऊँ, कश्मीर मुद्दे को हल कराऊँ और हो सकता है कि वो इधर अपना बेस बना ले। बेस बनाने के लिए बात करेगा इंडिया से, उम्मीद इस बात की है। और इतना कम वक्त और इतना मुख्तसर वक्त है कि बताया जाता है कि सिर्फ 4 से 5 साल अमेरिका के पास है अपनी कुर्सी बचाने का। यानी अगर 5 साल में चाइना को अमेरिका नहीं रोक पाया तो चाइना, अमेरिका, जापान, इंडिया सब के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। इसलिए कि उसने एक मैनिफेस्टो बनाया है, जिस तरह हमारे मोदी जी ने मैनिफेस्टो बनाया है कि हम जो है NRC लागू करेंगे, CA लागू करेंगे, गाय गोबर करेंगे, उसके बाद जो है यानी दुनिया भर के खुराफात, कश्मीर है, 370A हटाना है, ये सब बकवास। यानी उससे मतलब देश का कोई भला नहीं होने वाला है। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो यही है कि आप चाइना का मुकाबला करें। क्यों कि आपका जो ये मैनिफेस्टो चाइना का है वो मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि हमारी जो तवज्जो है वो कश्मीर की तरफ नहीं बल्कि कहाँ होनी चाहिए। उसको जो जंग करनी, उसने जो मैनिफेस्टो तैयार किया उसने कहा है कि हमें सुपर पावर बनने के लिए 50 साल में 6 जंगें लड़नी ज़रूरी है और 2020 से 25 तक जो सबसे पहली जंग है वो ताइवान को लेकर है। यानी ताइवान के समंदरों में वो जंग लड़नी ज़रूरी है। यानी वो उनके मैनिफेस्टो में शामिल है कि हम किसी भी तरीके से अगर ऐसा करते हैं, इसमें ढिलाई करेंगे तो हम सुपर पावर नहीं बन पाएंगे। इसलिए अमेरिका भी पूरी तरीके से तैयार है और अमेरिका ने अपना जो अपना हथियार है यानी एंटी मिसाइल सिस्टम वगैरह, उसके अलावा जो भी हथियार गल्फ से निकालना शुरू कर दिए। उस पर मैंने पूरी परसों 2 दिन पहले पूरी एक रिपोर्ट बनाई थी, उसको लिंक उसका शेयर कर दूंगा, आप उसको सुन सकते हैं। तो वो निकाल कर वहाँ से पेंटागन से जब ये पूछा गया कि आप जो है गल्फ से, सऊदी अरब से, इराक से ये सब चीज़ें क्यों निकाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम दूसरी जगह उसको रखना चाहते हैं। और बताया ये जा रहा है कि वो जो है वो लाकर इंडो पैसिफिक में एक अपना बहरी बेड़ा कायम करना चाहते हैं और वहाँ पर एक्सरसाइज भी हुई है। अभी इंडियन एयर फोर्स और नेवल की जॉइंट एक्सरसाइज अमेरिका के साथ हुई है। मैं बात कर रहा था कि चाइना की जो 6 जंगें हैं उसके बारे में। तो जो पहली जंग है वो जो है साउथ चाइना में लड़ी जानी है और वो उसका मकसद जो चाइना का है उसमें सबसे बड़ा मकसद ये है कि ताइवान पे पूरी तरीके से कब्ज़ा किया जाए। उनका मानना है कि ताइवान चाइना का पुराना हिस्सा है, यानी किसी ज़माने में वो चाइना का हिस्सा हुआ करता था जो अब नहीं है। तो वो चाइना पर कब्ज़ा करना चाहता है और हांगकांग पे कब्ज़ा करना चाहता है।
इसलिए ये जंग ज़रूरी है। और दूसरी जो बात ये है, दूसरी उनकी जो जंग है वो तिब्बत को लेकर है। तिब्बत की टाइमलाइन जो उन्होंने बताई है 2035 से 2040 है, यानी कि वो 10 साल बाद होनी है। लेकिन अमेरिका उसका जो सबसे मुकाबला, सबसे बड़ा मुकाबिल है, यानी जो जिससे होनी है वो जंग, वो भारत से होनी है। और तीसरी जंग जापान से होनी है। और भारत से इस बात पे जंग होनी है कि तिब्बत का जो इलाका है, उस चाइना का कहना है कि जो माओ से तुंग थे, यानी चाइना के जो ग्रैंडफादर कहे जाते हैं, उनका कहना है कि तिब्बत चाइना की हथेली है और आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो है चाइना की उंगलियां हैं। यानी कोई भी अपनी हथेली और उंगली को छोड़ेगा नहीं, इसलिए इसके लिए वो जंग करेंगे। और ये बेहतरीन मौका है, और ऐसा हो भी रहा है कि जो 35 वाली जंग है और 20 में होनी है, यानी ताइवान और उसको लेकर इंडिया को, तिब्बत को लेकर ये जॉइंट हो चुके हैं। यानी चाइना, जापान और अमेरिका एक साथ इत्तेहाद बना चुके हैं। और ये ज़रूरी है कि चाइना का जल्द से जल्द रोका जाए, क्योंकि उसकी जो तैयारी है, उसकी तैयारी के बारे में बताया जा रहा है कि चाइना जो है अगले 10 सालों में इतना मजबूत हो जाएगा कि उसके ऊपर कब्ज़ा करना या उसको पीछे ढकेलना इतना आसान नहीं होगा। क्यों? इसीलिए अभी 2 दिन पहले नेटो का जो इजलास हुआ, उसमें जो ख़ास डिस्कस हुई है वो चाइना को लेकर हुई है कि चाइना जो है एक बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है, वो ख़ास तौर से नेटो ममालिक के लिए, यानी यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए। इसलिए हमें उसको रोकना पड़ेगा। और इसीलिए अमेरिका ने जो है चाइना की 30 कंपनियों से की लिस्ट को बढ़ाकर 60 कर दिया है। यानी पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 30 कंपनियों पे बैन किया था, अब वो 60 में हो गई हैं, जिनकी तादाद अब 60 में हो गई है। और दूसरी तरफ जो चाइना करने जा रहा है, चाइना अपने डिफेंस को लेकर जो है, एक तो जो ट्रेडिशनल वार होती है, यानी ट्रेडिशनल तैयारी कर रहा है, और दूसरे वो तैयारी जो कर रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके अलावा जो है रोबोटिक आर्मी। और तीसरी चीज़ ये है कि बगैर पायलट के जहाज़ बना रहा है, और बिना ड्राइवर की गाड़ियां बना रहा है, और ऐसी गाड़ियां जो खुदकश हमला कर देंगी दुश्मन की सफ़ों में घुसकर। यानी और साइबर हमले की जो उसकी तैयारी है वो भी पूरी तरीके से बढ़ती जा रही है। इसलिए अगर 10 साल उसको, ये इसका जो टारगेट है कि 2030 तक हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे, यानी कि पूरी तरीके से आर्टिफिशियल उस पर वो डिपेंड हो जाएगा। इसलिए इससे पहले चाइना को रोकना पड़ेगा, और यही मौका है कि आप अगर चाइना को रोक सकते हैं तो रोक लें। ये गाय गोबर और NRC, CA, इन सब चीज़ों को से अपना ध्यान हटाकर इसी तरफ आपको तवज्जो करनी चाहिए। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको जो अगली अपडेट है वो आपको तुरंत आपकी YouTube पर जो है शो कर दें। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।